बजट आया राम गया राम वाला हो तो किसी काम का नहीं, आया राम ठहरा राम बन गया काम वाला हो तो खास होता है। नमस्कार, वक्त है प्रश्नकाल का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बजट अंतरिम था, अंतरिम जैसा होना चाहिए ठीक वैसा ही था। खास था तो ये कि मोदी सरकार कॉन्फिडेंट है कि मोदी सरकार 3.0 के तहत वो ही पूर्ण बजट लाएंगे। वहीं परंपरानुसार विपक्ष ने भी बजट को कोस लिया, पर बड़ा प्रश्न एक ही है कि क्या सचमुच ये बजट नए भारत के रोड मैप को दर्शा रहा है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो से बीजेपी से पंकज जोशी जी जुड़ रहे हैं और शैलेंद्र अग्रवाल जी अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों का स्वागत करता हूं समाचार प्लस पर। कुछ देर में और भी गेस्ट मेरे साथ जुड़ेंगे। शैलेंद्र अग्रवाल जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। वोट ऑन अकाउंट था, यह स्थिति पहले ही क्लियर थी और वोट ऑन अकाउंट इसी तरह का होगा, इसमें तो कोई दौराय नहीं। बजट पर आपका कमेंट शैलेंद्र जी। सर, जैसा कि सभी जानते हैं, दिस इज़ वोट ऑन अकाउंट। इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड बजट की अपेक्षा हम कर भी नहीं रहे थे। ये मात्र फाइनेंशियल ईयर से 4 महीनों का बजट है जो कि सरकार के आने वाले खर्चों को कवर करने के लिए बनाया जाता है। बट इस बजट में सरकार ने इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं, बीइंग ए टैक्स एक्सपर्ट अगर मैं बात करूं, तो कुछ एक चेंजेस किए हैं जो प्रेजम्पटिव टैक्सेशन को लेकर किए हैं। जो 2 करोड़ की सीमा थी, उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। प्रेजम्पटिव टैक्सेशन में जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो एक 6% के प्रॉफिट मार्जिन पे या ज़्यादा, जो भी ज़्यादा हो उस पर भरी जा सकती है, जिसमें आपको बही खातों का रखने की आवश्यकता नहीं है। तो गवर्नमेंट ने मैक्रो जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको थोड़ा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए उनको और स्लैब को इंक्रीज़ किया है ताकि वो आसानी से अपनी आय का रिटर्न भर सकें, क्योंकि आज के समय में 3 करोड़ का टर्नओवर एक सामान्य सी बात हो गई है। वहीं प्रोफेशनल्स के टर्नओवर को लेकर जो कि सीमा 50 लाख थी उसको 75 लाख किया है। तो ये एक ईज़ ऑफ डूइंग की ओर इशारा है और एक विकसित भारत और समृद्ध भारत की ओर इशारा है कि हम जितना ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और टैक्सेशन को, रिफॉर्म्स को जितना इजी करेंगे उतना ही बिजनेसमैन के लिए आसानी होगी। बिल्कुल, चूंकि आपने टैक्स की बात निकाली, माना ये जा रहा था कि हो सकता है टैक्स पेयर्स को स्लैब में किसी तरह का बदलाव मिले। हालांकि मुझे इस बिल्कुल भी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि ये बड़ा जल्दबाजी होती। लेकिन फिर भी एक फैसला जो टैक्स पेयर्स को अट्रैक्ट कर सकता है वो ये है कि जो बेसिकली वो लोग हैं जिनका बकाया चल रहा था टैक्स, इतने पछड़े होते हैं साहब कागज़ों की, और यहाँ अप्लाई करना वहाँ अप्लाई करना, फिजिकल मेंटल दोनों स्ट्रेंथ लग जाती है। उससे जो राहत मिल रही है ये भी अपने आप में टैक्स पेयर्स के लिए एक बड़ी राहत होगी। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से इनकम टैक्स कानून लागू हुआ है तब से लेकर और 2000 असेसमेंट ईयर 9-10 तक जितने भी लंबित मामले हैं और जिनमें डिमांड 25,000 रुपये या उससे कम है, उन्हें गवर्नमेंट ने पूरी तरह से वेव कर दिया है, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। यानी अगर आपकी डिमांड 25,000 से कम है और वो मामला सन 19 असेसमेंट ईयर 62-63 से लेके 2009-10 तक का अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें आपकी 25,000 रुपये की या उससे कम की डिमांड है, तो वो आपको अब पे नहीं करनी है। गवर्नमेंट उसे खुद ही स्वेच्छा से उसको ख़त्म कर रही है, नलीफाई कर रही है। और 2010-11 से 2014-15 तक की जो भी डिमांड्स हैं 10,000 रुपये या उससे कम की, उन्हें भी गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का निर्णय लिया है। मैं पंकज जी आपके पास आ रहा हूं। चूंकि इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया, इसलिए मैंने इस बात को आज बार बार इस बात को कहा है कि क्रॉस चेक या एनालिसिस करने के लिए मेरे पास एक साइमल्टेनियसली डेटा नहीं है। तो ऐसे में हम इस बजट में सिर्फ मोटिव देख सकते हैं, वो दिख रहा है, यहां तक तो मैं आपको बधाई देता हूं। लेकिन रोड मैप वाली जो बात है, 2047 के रोड मैप को अभी आगे बताया जाएगा, ये कहा है फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद आज अपने बजट स्पीच में। तो एग्जैक्टली किस रोड मैप की तरफ हम बढ़ रहे हैं वो समझ में तो आए कम से कम, अगर आप प्रकाश डाल पाए। देखिए स्वप्निल भाई, आज तक के जो बजट होते थे लगभग ये होता था कि 1 साल का बजट हुआ, उसके बाद में जो है उसको हमने देखा और बाद में उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये कभी भी नहीं है। सस्टेनेबल बजट कभी भी नहीं रहे, लगातार बहुत टाइम तक कोई ऐसा बजट नहीं जो सस्टेनेबल रहा कि भाई इस ग्रोथ को हम लेकर के चले, उस ग्रोथ को आगे तक लेके चले। आज सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखेंगे आप, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए गए जो आने वाले वक्त के ऊपर रहेंगे,
चाहे वो उड़ान शक्ति वाला वो रहा हो, इसमें 517 जो है नई जगह उड़ान भरी गई, रूट बनाए गए। इसके अलावा जो है रोड के आप देखिए कि जो रोड के जो बड़े जो टर्मिनल नहीं, बट एग्जैक्टली 2047 का रोड मैप है क्या? मैं तो ये बोल रहा हूँ ना, जब सीएम ये कह रही हैं कि आगे रखेंगे, आज भी तो रखा जा सकता था, इंटरिम ही तो था, उसमें तो बताया जा सकता है ना कि विजन क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए 2047 को कि जो आत्मनिर्भर भारत होगा, जो विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत कैसा होगा उसका रोड मैप वो आगे रखेंगे, लेकिन 2047 तक हम विकसित भारत को लक्ष्य को हम प्राप्त करेंगे, ये उन्होंने बिल्कुल साफ साफ सा कहा। तो अब वो कैसा भारत होगा, कैसी चीज होंगी, वो सब लोगों से निकल कर आएगा कि भारत जो है अपने आप में आत्मनिर्भर भारत होगा, मैन्युफैक्चरिंग यहां पर होगी, किसी चीज पर डिपेंड नहीं होगा। हम जो है विश्व गुरु की जो बात करते हैं लगातार, हम आज भी देखिए, आपने वैक्सीनेशन का टाइम देखा, हमने वैक्सीनेशन में कहा कि केवल हमारे लिए नहीं, हम विश्व के लिए तैयार कर रहे हैं। आज भी जो है देखेंगे तो गरीब आदमी को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 4 जातियों को लेकर के मोस्टली चले, क्योंकि हम तो बाकी लोग कहते थे इस क्षेत्र को मिला, इस क्षेत्र को मिला, उन्होंने कहा गरीब, युवा, किसान और नारी, ये जो 4 लोगों को लेके चले, 4 लोगों पे फोकस बजट रहा और 4 लोगों को आप देखेंगे। लेकिन इलेक्शन के इतना नजदीक, ना कोई राहत ना कोई बोझ डालना, खैर बोझ तो पूर्ण बजट में आप डाल देंगे जब भी डालना होगा, लेकिन ना किसी चीज को सस्ता करना, ना किसी चीज को महंगा करना, ये सब कुछ भी टच नहीं किया। देखिए सस्ता करना, ये करना, देखिए आप बिल्कुल आपने सुन भाई ठीक कहा कि जब इलेक्शंस आते हैं तो लगातार जो है जिसकी बात करते हैं कि रेवड़ी अवार्ड देना चाहिए या जो हम लोग छूट देने की बात करते हैं, लेकिन देखिए वो कहीं भी जो है किसी भी रूप में हमने कहा ना कि 2019 में आपने किया था पीएम किसान और टैक्स में डिडक्शन भारी वाला, वो अब चल रहा है, लेकिन आज भी चल रहा है। देखिए हमने उसको बंद नहीं किया, उसको आज भी चला रहे हैं। और हमने जब बात कही थी, आज सबसे बड़ा मिशन यदि आप देखेंगे गरीबों को जो अन्न दे रहे हैं, 80 करोड़ लोगों को जो है, जिस टाइम का आज यदि स्वप्निल भाई आप देखेंगे तो सबसे बड़ा जो कंट्री अन्न का उत्पादन है जो है वो जो है युद्ध के अंदर जो पीड़ित है, क्योंकि वहां से जो है अन्न आ रहा, और पूरा विश्व जो है आज की डेट में खाद्यान्न से जूझ रहा है। यदि आज की डेट में छोड़ दिया जाए, लोगों को मार्केट पर छोड़ दिया जाए, तो आप देखेंगे क्या स्थिति बनेगी कि गरीब आदमी को शायद हो सकता है अन्न नहीं मिले। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अन्न जो है, कोई भी व्यक्ति जो है भारत में भूखा नहीं सोएगा। उस 80 करोड़ लोगों को, लेकिन अगर रो रो कर अन्न मिले तो क्या? जैसे आप तूर की दाल की प्राइसेस देखिए या आप किसी भी चीज की प्राइसेस देखिए, अब वो ऐसी स्थिति है ना कि रो रो कर लेना पड़ रहा है। देखिए आज देखिए, अब मैं आपको देखिए सुन भाई कह रहा हूं कि आज भी आप देखिए कि, और दूसरा एक चीज, जब आपने इतनी बात की, मैं एक चीज कहना चाह रहा था कि कम से कम अगर आप किसानों के लिए जो किसान सम्मान की आप बात करते हैं, अगर वो पैसा 1500 2000 आप बढ़ा देते, तो अभी क्या हुआ है ना कि जब आपने 6000 की घोषणा की थी, तब से आज तक उन्हीं को उस 6000 की चीजों के लिए 7,500-8,000 तक खर्च करना पड़ रहा है। आप मेरी इस बात से तो सहमत होंगे ना? ये तो मैं गलत असम्पशन नहीं है। स्वप्निल भाई बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं कि हमने कहा ना कि हम जो है जो इन्फ्लेशन है उस पर भी कंट्रोल कर रहे हैं, और हम उनकी जो खुद की जो शक्ति है उसको आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं लगातार। आज भी आप देखें तो आज से पहले 14 से पहले आपने देखा होगा कि यूरिया के ऊपर हमने बहुत सारी बहस आपके सामने की है कि यूरिया के ऊपर जो है यूरिया नहीं मिल रहा है, यूरिया पे जो है लाठीचार्ज हो रहा है, यूरिया की जो है कालाबाजारी हो रही है। लेकिन आज आप देखिए यूरिया और डीएपी दोनों जो है मिलना छोड़िए, मिलने के साथ साथ जो है उनको लाने और ले जाने के लिए डीएपी और दोनों को जो है नैनो यूरिया तक में लेकर। राजकुमार शर्मा जी, अगर मैं सही देख पा रहा हूं तमाम विंडोज में, तो वो भी अब मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राजकुमार जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। राजकुमार जी, 2019 में लोक लुभावन बजट ले आए थे तो आप लोगों को तकलीफ थी, इस बार लोक लुभावन नहीं है तो आप लोगों को तकलीफ है। अब चाहते क्या थे? मतलब बेसिकली क्या हो, इंटरिम बजट में क्या हो सकता था? आप भी तो जानते हैं साहब अंतरिम बजट होता क्या है। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है हमारा देश दुनिया में आगे बढ़े और हमारे देश के नागरिक भी देश में आगे बढ़े। हमारे देश में ऐसा नहीं हो कि एक पर्टिकुलर वर्ग का व्यक्ति तो आगे बढ़ता रहे और आम वर्ग का व्यक्ति अपने आप को ठगा सा महसूस करे। हिंदुस्तान के अंदर हो क्या रहा है? इस बजट में बताइए ना राजकुमार भाई, इस बजट में ऐसा क्या है कि एक खास वर्ग ही आगे बढ़ेगा? जी, इस बजट में ऐसा कुछ तो नहीं लग रहा कि कोई एक खास वर्ग ही आगे बढ़ेगा। अडानी जी की इनकम को, आम आदमी की इनकम को जोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो वित्त मंत्री हमारे देश की निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में महंगाई नहीं हो रही है। अब आप बताइए स्वप्निल जी, जहां हिंदुस्तान का आम नागरिक, नहीं उन्होंने ये नहीं उन्होंने पूरी स्पीच में ये नहीं कहा कि महंगाई नहीं हो रही है। अब आप बताइए महंगाई नहीं हो रही क्या? नहीं, 58 मिनट में उन्होंने ये कहा कि महंगाई नहीं हो रही है सर। दाल, चीनी, तमाम महंगाई हो रही है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी जुमलों की सरकार बनी हुई है, केवल जुमले पेश करना चाहते हैं, केवल आंकड़े नहीं, पर ये पूर्ण बजट नहीं है ना सर। इंटरिम बजट क्या होता है? आदमी की इनकम को जोड़ करके अगर ये कहते हैं कि 3 गुना अगर नहीं, लेकिन राजकुमार भाई मैं कह रहा हूं कि विपक्ष को ये देखना होगा ना कि ये इंटरिम बजट है, ये पूर्ण बजट थोड़ी ना है। इंटरिम बजट में कितना हो सकता, मैं मानता हूं कि पहले पॉपुलस बजट लाया गया,
लेकिन वो भी तो आपको उसने भी तो आपका पेट ही दुखाया था। इस बार भी पॉपुलर्स ले आते तो आपका पेट उस बात से दुखने लगता। नहीं स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी का कभी पेट नहीं दुखता है। कांग्रेस पार्टी का पेट जब दुखता है जब हिंदुस्तान का मतदाता नरेंद्र मोदी जी को एक तरफा वोट देता है और उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आम जनता में और बड़ी जनता में भेदभाव करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, मैं कह रहा हूं कि पिक्चर का ट्रेलर ही देखा जाता है। ये पिक्चर का ट्रेलर आया है और ट्रेलर को देख के ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान की जनता के साथ फिर भारतीय जनता पार्टी लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो जिसको आप ट्रेलर कह रहे हैं, सरकार इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है कि इस पे पूरी फिल्म भी हम ही लेकर आएंगे। आपने जिस चीज को ट्रेलर कहा, लेकिन उससे पहले मैं शैलेंद्र अग्रवाल जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। शैलेंद्र अग्रवाल जी, बहुत सिंपल सा फंडा है कि अगर कोई बुरी खबर नहीं है तो वो एक तरह से खुशखबरी ही है। कोई बुरी खबर तो नहीं मिली। हाँ, हम कुछ चीजों पर ये बात कर सकते हैं कि भाई जो फिस्कल डिसिप्लिन है वो किस हद तक है, या फिस्कल डेफिसिट का जो आपने टारगेट लिया है वो कुछ ज्यादा ही बोल्ड है, कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस है, जिस पर मैं पंकज जी से सवाल पूछूंगा। हम इन पॉइंट्स पर जा सकते हैं, लेकिन कोई अगर बैड न्यूज नहीं है तो खुशखबरी तो उसको भी समझा जा सकता है। जी स्वप्निल जी, इस बार सरकार ने जो बजट पेश किया है वो करीब 47.66 लाख करोड़ का बजट पेश किया है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब हम ये माने कि फिजिकल डेफिसिट जो पिछले वर्ष 5.8 था वो इस बार 5.89 के करीब था। उसको वो इस बार 5.1 पर लाए हैं, तो यानी हाँ। फिजिकल डेफिसिट कहीं ना कहीं सरकार ने कम करने की कोशिश की है। और जितना भी हम अगर प्रोजेक्शंस देखते हैं सरकार के, तो वो कहीं ना कहीं 2047 के एक विकसित भारत को प्रदर्शित करने की इस बजट में कोशिश की गई है। जो बजट का जो एलोकेशन किया गया है वो एक भारत को कंप्लीटली, चाहे वो ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में हो, नेट जीरो जो 2070 का टारगेट है मोदी जी का, या फिर हम बात करें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने की, तो 3 रेलवे कॉरिडोर बनाने का जो एक प्रस्ताव जो सरकार ने दिया है, वित्त मंत्री ने दिया है, ये बहुत ही अहम कदम है जो कि महंगाई को भी कम करेगा। क्योंकि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी बाय रोड आती है, वो अगर ये 3 बड़े कॉरिडोर्स, रेलवे कॉरिडोर्स का अगर निर्माण तेजी से अगर होता है तो ये मानिए कि ये लॉजिस्टिक कॉस्ट को काफी हद तक मिनिमाइज करेगा, जिसका सबसे लाभ क्रीमी आम आदमी को बजट मिलेगा। का जो मुझे लगा शैलेंद्र भाई, वो ये था कि सरकार ये कह रही है कि हम निवेश लाएंगे। अब वो कैसे लाएंगे वो तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन उसके साथ जो रिसर्च और इनोवेशन की बात की गई है, ये जो अनुसंधान पहली बार मैंने इससे पहले नहीं सुना था कभी भी। मैं बीते 20 सालों से मैंने स्टेट्स के भी और सेंटर के भी बजट्स को कवर किया है। मैंने ये रिसर्च एंड इनोवेशन, ये एक वेलकम स्टेप होना चाहिए और मुझे लगता है कि विपक्ष को भी इस बात का तो वेलकम करना चाहिए। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सरकार ने रिसर्च, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को जो विशेष तौर पे जो हाईलाइट किया है और इस पे विशेष फोकस किया है, वो आज के समय की रिक्वायरमेंट है। और अगर हमें टाइम के साथ आगे बढ़ना है, हिंदुस्तान को पैरेलली वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी में आना है फास्टली, पिछले 2028 तक 2027 तक हम वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होंगे, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी, रिसर्च और डेवलपमेंट पे विशेष फोकस करना पड़ेगा। इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और मौजूदा वित्त मंत्री ने इस पे पूरा फोकस दिया है और इसका बजट एलोकेशन किया गया है अलग से। ठीक है पंकज जी, इतना तो आप मानेंगे ना कि ये हमारा जो देश है वो एक डेवलपिंग नेशन है। हम एक विकसित हो रहे राष्ट्र के रूप में अपने आप को दुनिया के सामने रखते हैं। अब अगर हम डेवलपिंग कंट्री हैं तो हमें खर्च करना होता है। हम खर्च करेंगे, पैसे कम है तो हम मार्केट से लोन लेंगे, और कम है तो हम दूसरे तरीके देखेंगे, निवेश और ज़्यादा आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। इन सब के बीच में फिस्कल डिसिप्लिन बनेगा कैसे? फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 5.1 ये अति महत्वाकांक्षी नहीं है क्या? ये बोल्ड नहीं है? ये कुछ ज़्यादा ही एम्बिशियस नहीं है? नहीं, देखिए सप्तल भाई, पिछले बार हमने 5.9 दिया था और 5.8 हमने एक्चुअल करके दिया। तो आप देखिए कि जो भी टारगेट किए गए, आज 2 करोड़ लोगों को जो है घर देने की बात थी, 2 करोड़ लोगों को घर दिए। आज प्रधानमंत्री जी जो चीज लेके चल रहे हैं वो लगातार जो है उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं। अब आपको पैसा लगना है जी, अब आपको पैसे लगेंगे जी। देखिए बिल्कुल आपकी आगे की योजनाएं या जो गारंटियां आपने दी हैं उसके लिए आपको पैसा लगेगा। आप जब 2 करोड़ घर बनाएंगे तो आपको उसके लिए पैसा लगेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि जब खर्च करना होता है हमें, तो खर्च तो करना पड़ेगा ना सर। फिर ऐसे में डेफिसिट मेंटेन कैसे करेंगे? देखिए मैं यही कह रहा हूं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। मुझे देखिए डायरेक्ट टैक्सेस में 3 गुना वृद्धि है। जीएसटी में आप देखिए, जीएसटी के रिकॉर्ड जो है आए हैं। देखिए देश में ये प्रॉब्लम नहीं है सर, देश में जो है प्रॉब्लम जो है आय की प्रॉब्लम हो। आय लोग देना चाहते हैं, लेकिन विश्वास वाली बात है, लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए। आज आप देखिए कि 11,11,111 करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बजट का जो है प्लान किया गया है। अब उतना बड़ा बजट प्लान करने का मीनिंग बिल्कुल सीधा सा है कि हम जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर इतना आधुनिक होगा तो डेफिनेटली लोग आएंगे।
एफडीआई जो है पिछले बार से लेकर के दुगनी एफडीआई हमारे यहाँ पर आई है। आज यदि वर्ल्ड की एफडीआई देखें तो एफडीआई सबसे ज्यादा हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ कैपिटल मार्केट की पोजीशन देखिए, लोग कहा करते थे कि आपके यहाँ तो भाई बड़ा जो है ऑर्थोडॉक्स हैं, पुराने लोग हैं, क्या कैपिटल मार्केट को समझते हैं। बहुत सारे लोग जो है इसको समझते भी नहीं है कैपिटल मार्केट को। लेकिन आज आप देखिए कि हम 4th नंबर के जो है कैपिटल मार्केट में, 5th लार्जेस्ट जो है हम जो है इकोनॉमी के अंदर हैं। दूसरा सबसे बड़ा आज की डेट में हम बाहर से जो है लोग कहा करते थे कि डेनमार्क जो है दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। आज आप देखिए कि भारत जो है सबसे बड़ा दूध का उत्पादक देश है। जो हमारा किसान जो है जिसकी आय जो है उससे बढ़ेगी। और डेफिनेटली वहां से जो है हम लोग जो बात की कि पहले यदि आप देखेंगे तो राजा महाराजा जो दिया करते थे तो गाय और जो है उनमें दिया करते थे। अच्छा, एक बात तो बताइए, ये जो इन सारी हैं- चीजों के बीच में एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आज ये बहुत ज्यादा चल रहा है कि जगह जगह पर आपने भी सुना होगा कि इतनी बार पीएम शब्द बोला, इतनी बार मोदी शब्द बोला, इतनी बार ये शब्द बोला, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि कितनी बार जॉब शब्द बोला। जॉब शब्द देखिए, आज जो आपने कहा ना कि हर एक, अभी आपने खुद ने देखा 1 करोड़ 80 लाख लोगों को जॉब दिए। हर एक महीने जो है लगभग 10 लाख लोगों को जॉब जो है प्रधानमंत्री दे रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एक आंकड़े पेश करना, और एक आंकड़ों को प्रधानमंत्री जी जब गए अयोध्या गए तो उन्होंने बताया मैं कौन से व्यक्ति के कौन से नंबर का जो है लाभार्थी है। उन्होंने मतलब ये तक बता दिया। आज आप देखिए कि बहुत सारे लोगों ने लेकिन जॉब को लेकर तो कुछ नहीं मिला। देखिए जॉब सारा तो इनडायरेक्ट बेनिफिट्स हैं, मैं खुद साबित कर सकता हूं। आज नहीं देखिए, नहीं जो अनुसंधान की बात की 1 लाख करोड़ का जो है बजट जो है इसके लिए रखा गया अनुसंधान के लिए। आज आप देखिए कि हमारी आज से पहले देखेंगे तो पीएसयूज की हालत क्या थी सर। ठीक है, देखिए आज हमारे, मैं आपको छोटा सा उदाहरण बताता हूं, है ना। लोग कहते हैं अभी हमारे मित्र ने कहा कि अडानी जी की बात की, है ना। उन्होंने एसबीआई की बात नहीं की कि एसबीआई 50,000 करोड़ का प्रॉफिट जो है लार्जेस्ट कैपिटल जो है पीएसयू को लेकर तो आप लोग ऑलरेडी निशाने पर है सर जी। क्यों निशाने पे भाई? कांग्रेस तो लगातार आपके अगेंस्ट बता ही रही है ना कि पीएसयूज की हालत क्या है। पीएसयू बढ़िया है सर। चलिए आप मुझे बताइए ना पीएसयू में कौन सा चीज है। आप अभी शैलेंद्र जी बताएंगे, इंडिपेंडेंट लोग हैं, बताइए पीएसयू क्या है। एक पीएसयू बता दीजिए जो बेसिकली को लॉस में हो। हमने पीएसयू बेचे सर 7-7 रुपए में जो है, हमने जो है लोगों को शेयर बेचते हुए देखा है। आज आप देखिए एक पीएसयू मिल जाए। ठीक है, मैं राजकुमार जी वापस आपके पास आ रहा हूं। राजकुमार जी, मैं एक सवाल मैं एक चीज मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं और उसी में सवाल जुड़ा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये बजट एनवायरनमेंट बना रहा है, ठीक है, इसमें रोजगार की बात नहीं की गई, लेकिन जब आवास की बात की गई तो आवास लोग ही बनाएंगे, उनको रोजगार मिलेगा। हाउसिंग फाइनेंस वालों को इससे खास सुविधा मिल जाएगी, डेवलपर्स को, बिल्डिंग मटेरियल वालों को, होम अप्लायंसेस वाले जो पिछले 2-3 साल से थोड़ा सा सेटबैक झेल रहे हैं उनको मदद मिल जाएगी। तो मैं कह रहा हूं कि ये चीजें एनवायरनमेंट बना रही है। सोलर वाली चीज एनवायरनमेंट बना रही है, लोन वाली चीज एनवायरनमेंट बना रही है, और मुझे नहीं लगता कि अगर एनवायरनमेंट बन रहा हो तो शिकायत करनी चाहिए। स्वप्निल जी, पहले तो मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता है पंकज जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के मधुर और अच्छे ओजस्वी प्रवक्ता हैं, मेरे बड़े भाई हैं। आपने उनकी दुखती पे हाथ रख दिया। आपने पूछा कि आज बजट में बार बार जो एक शब्द को बार बार नाम लिया जाता है, जॉब शब्द, रोजगार शब्द का नाम नहीं लिया गया। नहीं, लेकिन राजकुमार भाई आपको इतना तो मानना पड़ेगा, जिन्हें आप अपना बड़ा भाई कह रहे हैं उन्होंने मेरे सवाल पर अपना जवाब दिया। ईडी और इनकम टैक्स भेज देगी। जहां तक आपने पूछा है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कहीं रोजगार बढ़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी को हिंदुस्तान की जनता ने डायरेक्ट वोट दिया है। कांग्रेस पार्टी जैसी राजकुमार भाई, नहीं, देखिए राजकुमार भाई मेरी बात सुनिए। मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि अंतरिम बजट में जो कुछ हो सकता था वो है, और ये एनवायरनमेंट अगर बना रहा है तो उसमें बुराई नहीं है। जिम्मेदारी बनती है कि वो भी उनको डायरेक्ट लाभ देवे, घुमा फिरा के लाभ देने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की जनता चाहती है कि महंगाई से डायरेक्ट लाभ मिले, रोजगार डायरेक्ट मिले, किसानों को दो सेकंड राजकुमार जी ठीक है, नहीं 2 मिनट सुनिए ना राजकुमार जी, मेरी एक बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, मुझे ये समझाइए डायरेक्ट रोजगार है क्या? डायरेक्ट रोजगार ये है कि आप अच्छी वैकेंसी निकालिए। आप कितनी निकालते थे सर? 1 लाख हो, 2 लाख हो, 1 करोड़ हो। आपने बड़े बड़े जुमले किए। आपने कहा इतने करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा, तो बस सरकारी नौकरी को या फाइनल वो मान के चल रहे हैं? आपके अकाउंट में आएंगे, आज तक नहीं आए। अच्छे दिन आएंगे, आज तक नहीं आएंगे। 3 कानून किसानों के लिए काले और लेके आ गए। ठीक है, आज हिंदुस्तान का किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। ठीक है। और स्वप्निल जी एक बात और बताऊं, हिंदुस्तान में 3 बड़ी डिमांड है। पेट्रोल, डीजल, गैस। ये 3 चीजें। हाँ, मैं इसी पॉइंट पर आने वाला था, लेकिन मैं एक आंसर के साथ आने वाला था, क्योंकि हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं, हम ये बेसिकली डिबेट नहीं है। शैलेंद्र भाई, मैं आपसे कह रहा हूँ, देखिए मैं आपसे ये कह रहा हूँ, 2 मिनट राजकुमार जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सरकार ने अपनी समझ के अनुसार एक मोमेंटम बनाया, एक कंटिन्यूटी बनाई है,
जिसे इस अंतरिम बजट में कैरी फॉरवर्ड करने की कोशिश की है। अगर वो मेंटेन करना है, एक तरफ आपके पास टैक्स कलेक्शन से अगर टैक्स कलेक्शन बहुत अच्छे हैं और अगर आपके पास पैसा पेट्रोल डीजल से आ रहा है तो फिलहाल वो उसे कट नहीं करना चाहती। मुझे लगता है सिर्फ मोमेंटम और कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए। एक शॉर्ट में कमेंट दीजिए। बिल्कुल, या अगर मैं निष्पक्ष रूप से कहूँ तो ये जो बजट है ये चुनावी बजट बिल्कुल नहीं है और ना ही किसी स्पेसिफिकली किसी जाति विशेष का ये बजट है। ये पूरे हिंदुस्तान का बजट प्रतीत होता है, क्योंकि इसको मैं नाम देना चाहूँगा, ये ज्ञान बजट कहूँगा। जी फॉर आपका गरीब, हाँ, वाई फॉर यूथ और किसान और महिला, एन फॉर नारी। तो ये एक तरह से ज्ञान बजट है जिसमें कि सभी सेक्टर्स को बराबर रूप से प्रिविलेज दिया गया है। तो आप कहीं भी ये नहीं कह सकते हैं कि ये इस सेक्टर को अनछुआ रखा, क्योंकि यहाँ सबके साथ सबका विश्वास के साथ बात की गई है। राजकुमार जी देखिए, मैं आपसे फिर एक बात कह रहा हूं कि अगर बड़ी बड़ी घोषणाएं होती तो ये इंटरिम बजट नहीं होता। ठीक है, कई बार कर दी गई, लेकिन वो अब इस बार अगर किसी का मकसद अगर एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है तो वो एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है। ज्ञान में भी आप देखेंगे लखपति दीदी की जो बात है या अन्य बातें हैं, वो उसी तरफ तो इशारा कर रही है कि पूर्ण बजट अगर मोदी सरकार को बनाने का मौका मिलता है तो ये चीजें कैरी फॉरवर्ड होंगी और फिर इसका एक्सपांशन सामने आएगा। स्वप्निल जी, कांग्रेस पार्टी चाहती है जैसे देश तरक्की कर रहा है, देश के तरक्की के साथ साथ आम करदाता भी अपने आप को ताकतवर महसूस करे, लेकिन आम करदाता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। आज आप देख रहे हैं 3 गुना टैक्स बढ़ गया है, इनकम बढ़ रही है, तो फिर हिंदुस्तान की जनता को लाभ भी तो मिलना चाहिए ना। हिंदुस्तान का आम आदमी जब तक ताकतवर नहीं बनेगा, ये देश उतनी तरक्की नहीं कर पाएगा। प्रॉब्लम क्या है? हाँ, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, आप क्या कहना चाह रहे हैं। पंकज जी, आपके पास आने से पहले शैलेंद्र भाई मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि जीएसटी के जरिए आप 90% चीजों को तो कवर कर चुके हैं। अब उससे एक बंधा हुआ पैसा है जो आना है, अगर आपको उसको बढ़ाना है तो आपको बहुत से चेंजेस भी करने पड़ेंगे, और जो कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में डिसाइड होता है। और बहुत लिमिटेड ही चीजें हैं जिनको आप छेड़छाड़ कर सकते हैं जीएसटी में। ऐसे में अन्य जगह जहां से पैसे आते हैं उसमें एक तो है पेट्रोल डीजल, एक है अल्कोहल, और थोड़ा बहुत हम मान ले तो अभी जो टैक्स कलेक्शन सुधरा है। हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसको फिलहाल मोदी सरकार काटना चाहती है। वो कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए, मोमेंटम को बनाए रखने के लिए ये हार्श डिसीजन ले रही है, नहीं तो पॉपुलिस्ट डिसीजन लेना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। बिल्कुल सर, देखिए आपका जो कहना है कि जीएसटी में क्यों नहीं लिया जा रहा है इन जो अल्कोहल पेट्रोलियम, तो सर ये एक जो अल्कोहल और पेट्रोलियम का जो मुद्दा है ये स्टेट वाइज भी, अब हम फेडरल नेशन में हैं। हालांकि जीएसटी का आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है देश के लिए कि हम फेडरल मैकेनिज्म में होके और ये कंसेंसस पूरे स्टेट्स में बन पाना और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो पाना टैक्स का। तो और जो जीएसटी का अगर हम बात करें तो ये भी आने वाले समय में जैसे जैसे स्टेट्स का रुख नज़र आएगा तो मुझे लगता है बीइंग ए टैक्स एक्सपर्ट कि ये भी धीरे धीरे जीएसटी के दायरे में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। कितना मुश्किल था पंकज भाई एक भी पॉपुलिस्ट डिसीजन लेने से अपने आप को दूर रखना। मतलब इलेक्शन के इतना नजदीक अगर एक भी लोक लुभावन घोषणा ना हो, मतलब किसान सम्मान निधि बढ़ाने की या पेट्रोल डीजल के प्राइस को कर्ब करने की या कुछ भी, मैं कह रहा हूं कितना मुश्किल था। मतलब आपने इन चीजों को ताक पर रखा है। बिल्कुल, देखिए आपका कॉन्फिडेंस है कि ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हमने घमंड है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए राजकुमार जी, आप हाथों हाथ लपक लेंगे, इस बात को मैं जानता था आप लपक लेंगे, लेकिन जवाब ले लेने देते। बिल्कुल राजकुमार जी, देखिए मैं राजकुमार जी ने कहा कि भाई देखिए राजकुमार जी सबसे पहला बजट यदि आप कांग्रेस का देखेंगे पहला वाला, उसमें जो है गरीब को साथ लेके चले थे आप। लेकिन गरीब आज तक यदि आपने आंकड़ा दिया कि कितने गरीब जो है कम होकर के ये हुए, लेकिन आप देखिए आज हमने कहा कि 25 करोड़ जो है गरीब जो है गरीबी से रेखा से बाहर हुए हैं। तो आप देखिए 25 करोड़ गरीबी रेखा से बाहर होना। आप जिन 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, फ्री राशन देने की बात करते हैं, उनकी संख्या तो साल दर साल कम नहीं हो रही आपकी, तो वो अब भी 80 करोड़ बनी हुई है। तो आपके गरीब कम कहां हो रहे हैं? देखिए गरीब जो कम हो रहा है, लेकिन जो जो मिडिल दूसरे गरीबी वर्ग में पहुंच रहे होंगे, नहीं तो आपके 80 करोड़ कहीं तो कम होता ना बाबा। भाई जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास भी है उसको भी, क्योंकि अन्य की प्रॉब्लम ऐसी है कि जहां पर उसको जो चाहिए, कि मैंने आपको फिर कहा ना कि यूक्रेन इस टाइम जो है, क्योंकि आप देखिए कि आज तक पूरे विश्व के अंदर इस टाइम जो साइकिल है, सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन बिगड़ी हुई है। आप खुद जाके देखिए कि मतलब जो बड़े बड़े कंट्रीज थे, जैसा हाल आपने जो है वैक्सीनेशन टाइम देखा, वैसा ही लगभग
लगभग इस टाइम सप्लाई चेन पे देख रहे हैं आप, लगातार बड़े परेशान हो रहे हैं। लेकिन आप देखिए कि भारत आज की डेट में अभी तक जो है कहीं चीज पे नहीं है। दूसरी जो चीज आपने पूछा कि भाई कितना मुश्किल था, देखिए डेफिनेटली मुश्किल होता है कि आप किसी चीज को लेकर चले, लेकिन आप में यदि विश्वास हो और आप यदि ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो कोई चीज प्रधानमंत्री जी का कोई चीज मुश्किल नहीं है। आज तो इसमें एक सवाल है, राजकुमार जी आपसे मेरा सवाल है, मैं ये कह रहा हूं कि छूट और रेवड़ियां बांटते रहें या देश को एक बार बना लें ताकि इन चीजों की जरूरत ना बचे। सरकार को किस दिशा में काम करना चाहिए? स्वप्निल जी, जैसे सरकारें हिंदुस्तान की जनता से उम्मीद करती है, सरकारों को ये काम करना चाहिए कि वो अपना लाभ भी करे लेकिन जनता का लाभ भी बराबर करे। मैं कह रहा हूं कि पेट्रोल, डीजल, गैस और इसके साथ साथ एक और नई चीज मैंने जो पिछले कई दिनों से महसूस किया है, शिक्षा को लेकर के जितनी महंगाई हिंदुस्तान में बढ़ रही है उतनी महंगाई और कहीं नहीं है। स्वप्निल जी, एक लॉ स्टूडेंट अगर ढंग के कॉलेज में एडमिशन लेता है तो 50 लाख रुपए लग रहे हैं 5 साल के। नहीं, उसके लिए नई शिक्षा नीति अभी तैयार है, आपको देखना पड़ेगा। नई शिक्षा नीति उसी दिशा में काम करेगी राजकुमार जी, और विश्वास मानिए नई शिक्षा नीति पे भी बहुत जल्द हम डिबेट करेंगे। बहुत शॉर्ट में पंकज जी बोलिए, फिर मैं खत्म करूंगा ना कि जो जीडीपी की बात हुआ करती थी, सरकार ने जो है तीनों पॉइंट पे लिया, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। आप तीनों पे देखिए, तीनों पे जो है काम जो हुआ है उस पे देखिए। और मैं तो आपको देखिए राजस्थान पे, राजकुमार जब राजस्थान के हैं, मुझे बताइए राजस्थान के कितने आईएएस बनते थे, और अभी आपने खुद ने देखा कि राजस्थान का 20% जो युवा है वो बिना कोचिंग लिए जो है आईएएस बन रहा है। आप मुझे बताइए ना, पहले लोगों को ये होता था कि जो है किसी और का रखा हुआ है, जिस आंकड़े की आप सुविधा ले रहे हैं या बता रहे हैं वो आंकड़ा तो वो ग्राउंड वर्क किसी और का रखा हुआ है। नहीं देखिए ऐसा नहीं था। ग्राउंड वर्क जो है, आप जो है पहले प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास लैंग्वेज की प्रॉब्लम हुआ करती थी, सबसे बड़ी चीज थी। आज आप मुझे बताइए कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम है क्या? लोग अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन में था कि लोग यही कहा करते थे ना कि भाई लोग अप्लाई कैसे करेंगे, लोग समझेंगे कैसे। हो चुका है। देखिए, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस बजट पर चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।